हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फिरोज़ तुगलक के कैरेक्टर का इवैल्यूएशन किया था और कॉजेज़ फॉर द डाउनफॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी किया था कि क्या तुगलक डायनेस्टी के पतन के कारण थे, किस तरीके से सैयद डायनेस्टी का आविर्भाव होता है तुगलक डायनेस्टी के बाद में, ये हमने किया था। आज हम करेंगे, नया टॉपिक लेते हैं, नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है प्रांतीय राज्यों का उदय, मीन्स राइज ऑफ द प्रोविंशियल किंगडम्स। अब जैसा कि केंद्रीय शक्ति का पराभव होने लगा था, तुगलकों के पराभव तथा मुगलों के उदय के बीच में के काल में भारत में अनेक प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इसका मूल कारण केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर पड़ जाना था। फिरोज़ तुगलक के बाद केंद्रीय शक्ति का भय और आतंक लगभग समाप्त ही हो गया। सैयद और लोदी वंश के शासनकाल में की जाने लगी। केंद्रीय शक्ति के पराभव के फलस्वरूप देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया और इन राज्यों के कभी न खत्म होने वाले युद्धों, लूटमार तथा ध्वंसात्मक कार्रवाइयों से देश के एक बड़े भाग में अशांति एवं अव्यवस्था व्याप्त हो गई, जिससे आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को गहरा आघात लगा। दिल्ली का सिंहासन प्रतिद्वंदी प्रांतीय शक्तियों के बीच इधर से उधर उछाला जा रहा था और हर कोई इसे प्राप्त करने अथवा अपने प्रभाव में लाने में प्रयासरत था। प्रांतीय राज्यों में बंगाल, गुजरात, मालवा, खानदेश, पंजाब, कश्मीर, सिंध और मुल्तान, मेवाड़, मारवाड़, उड़ीसा, कामरूप, आसाम आदि प्रमुख थे। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य थे, जिनका दिल्ली सल्तनत से अब कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था। सभी राज्य अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्राय अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते रहते थे। अतः इन राज्यों का विस्तार और उनकी सही सीमाओं को बताना दुष्कर कार्य है, क्योंकि उनकी सीमाएं निरंतर घटती बढ़ती रहती थी। तत्कालीन भारत की राजनीतिक समीक्षा करते हुए बाबर ने अपने आत्मचरित तुज़ुक बाबरी बाबरनामा में लिखा है, उन दिनों जब मैंने बाबर हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की, यहाँ पर 5 मुसलमान और 2 काफिर बादशाह शासन करते थे। वे एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। इस देश में उनके सिवा और भी बहुत से छोटे छोटे राजा थे। वह राव और राजा के नाम से विख्यात थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वे थोड़े थोड़े स्थानों के अधिकारी थे और इन छोटे राजाओं में उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अधिकांश पहाड़ियों पर रहा करते थे। 5 मुसलमान बादशाहों में पहला था अफगान सुल्तान, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दूसरा गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर था। तीसरा मुस्लिम राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य था। चौथी मुस्लिम बादशाहत मालवा में थी। 5वां बादशाह बंगाल में नुसरत शाह था। हिंदुस्तान के काफी राज्यों में विस्तार एवं सेना की अधिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा विजयनगर का राजा है। दूसरा राणा सांगा है। इस प्रकार केंद्रीय शक्ति के पराभव के फलस्वरूप देश में अनेक प्रांतीय राज्यों का उद्भव हुआ। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला हम बात करते हैं बंगाल की। बंगाल भारत के अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में से एक था। 1205 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। उसके बाद बंगाल पर सदैव मुसलमानों का राज्य रहा, परंतु दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण यहाँ के अधिकांश सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के प्रयास किए। स्थानीय स्वायत्ता का उपभोग करने की इच्छुक वहाँ की जनता भी शायद उनका समर्थन करती थी। किसी भी सूबेदार अथवा शासक के भोग विलासी बनते ही अथवा उसके निर्बल होने की स्थिति में अन्य कोई भी सशक्त व्यक्ति उसे पदच्युत करके सत्ता हथियाने के लिए तैयार रहता था। मुगल शासन की स्थापना तक बंगाल में सत्ता प्राप्ति का कुचक्र निरंतर जारी रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बंगाल की राजनीति के बारे में लिखा है कि बंगाल की यह बड़ी विचित्र
प्रथा है कि राज्य मिरास कुल क्रमानुगत अधिकार बहुत कम प्राप्त होता है। बादशाह का अर्थ उसके राज सिंहासन से समझा जाता है। बंगाल वाले केवल सिंहासन तथा पद का सम्मान करते हैं। जो कोई बादशाह की हत्या करके राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है वही बादशाह हो जाता है। बंगाल वालों का कथन है कि हम राज सिंहासन के भक्त हैं। जो कोई राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। तुगरेल के विद्रोह के बाद 1282 ईस्वी में बलबन के पुत्र बुगरा खान ने बंगाल में एक नए वंश की स्थापना की जो दिल्ली से लगभग पूर्ण स्वतंत्र होकर शासन करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल के विषय में अपने को कभी कष्ट नहीं दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अवश्य कुछ समय के लिए उस पर पुनः दिल्ली का प्रभुत्व स्थापित कर लिया, परंतु मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पूर्व ही बंगाल पुनः दिल्ली से पृथक हो गया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास शमशुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक बन बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल को पुनः अधिकार में लाने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता न मिली। 1357 ईस्वी में इलियास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर सुल्तान बना। उसके समय में भी फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, परंतु इस बार भी फिरोज को निराश होकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सिकंदर शाह ने अपनी नई राजधानी पंडुआ में अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया। उसके बाद गयासुद्दीन आजम सुल्तान बना। वह एक योग्य शासक था। 1410 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद सैफुद्दीन इमजा शाह सुल्तान बना। वह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ और इसी दौरान एक हिंदू राजा गणेश ने बंगाल के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। गणेश के पुत्र जादू ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उसने जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। उसने 1431 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद 3-4 निर्बल व्यक्तियों ने सिंहासन को सुशोभित किया। उसने फिर नासिरुद्दीन सुल्तान बना जिसने 17 वर्ष तक शासन किया। 1460 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बारबक्श शाह सुल्तान बना। उसके बाद शमशुद्दीन यूसुफ शाह ने 1481 ईस्वी तक शासन किया। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर द्वितीय को पदच्युत करके जलालुद्दीन फतेह शाह नया सुल्तान बना, परंतु 1486 ईस्वी में उसके हबशी गुलामों के नेता बारबक्श शाह ने उसे मौत के घाट उतारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार 1490 ईस्वी में एक अन्य हबशी सिद्दी बद्र ने सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को मौत के घाट उतारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह सुल्तान बना। उसके वंशजों ने लगभग 50 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। 1494 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जौनपुर के भगोड़े शासक हुसैन को आश्रय प्रदान किया। इसकी वजह से उसका सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ संघर्ष हो गया, परंतु अंत में दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। संधि के अनुसार बिहार की पूर्वी सीमा दोनों राज्यों के बीच की हद निश्चित कर दी गई। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उड़ीसा तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने मगध तथा कूच बिहार में स्थित कामतपुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1518 में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका लड़का नासिरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह भी अपने पिता की भांति भला तथा सफल शासक हुआ। उसने तिरहुत राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। नुसरत शाह को बंगला साहित्य और भवन निर्माण में गहरी रुचि थी। उसने बड़ी सोना मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। बाबरनामा के अनुसार बंगाल का यह मुसलमानी राज्य तत्कालीन हिंदुस्तान में बड़ा शक्तिशाली और सम्मानित गिना जाता था। V.A. स्मिथ ने लिखा है कि उसका नुसरत शाह नाम अब भी समस्त बंगाल में सुपरिचित है और उसके 24 वर्ष के शासनकाल में कोई विद्रोह अथवा उपद्रव नहीं हुआ। उसका शासन शांतिपूर्ण तथा सुखमय रहा। प्रजा उससे प्रेम करती थी तथा पड़ोसी उसका सम्मान करते थे। बंगाल के इस प्रांत के राज्य के संदर्भ में वुल्सले हेग ने लिखा है, बंगाल न तो दिल्ली सल्तनत के प्रांत के रूप में और न स्वतंत्र राज्य के रूप में ही कभी सजातीय मुस्लिम राज्य रहा था। बड़े बड़े हिंदू जागीरदारों के अधिकारों में जो भूमि थी वह वास्तव में छोटे छोटे राज्यों के समान थी और मुस्लिम शासक के प्रति उनकी राजभक्ति उसी प्रकार शासक के चरित्र पर बल पर अवलंबित थी जैसे स्वयं बंगाल के शासक के दिल्ली के सुल्तान के प्रति। सामान्यतः बंगाल के मुस्लिम शासकों ने अपनी हिंदू प्रजा के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार किया।
नेक्स्ट अब हम आते हैं गुजरात। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि जब से महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटकर संसार में उसके धन का विज्ञापन कर दिया था, तब से मुसलमान लोग उसे जीतने के लिए सदैव लालायित रहते थे। उस पर अनेक बार आक्रमण किए गए, किंतु अलाउद्दीन के समय में 1297 ईस्वी से पहले कभी उसे दिल्ली सल्तनत में न मिलाया जा सका। एक शताब्दी बीतने के उपरांत गुजरात फिर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया। 1391 ईस्वी में जफर खान को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तैमूर के आक्रमण के समय जफर खान ने दिल्ली के प्रभुत्व से अपने को मुक्त कर लिया और मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का स्वतंत्र शासक बन गया। मध्ययुगीन हिंदू राज्यों की भांति गुजरात के नए मुस्लिम राजवंश का इतिहास भी पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध संघर्ष से भरा पड़ा है। कुछ दिनों बाद मुजफ्फर शाह के नाती अहमद शाह ने उसे विष देकर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। उसने 1411 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक शासन किया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अहमद शाह की गणना गुजरात के महानतम शासकों में करते हैं। उसने मालवा, असीरगढ़, राजस्थान तथा अन्य पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध लड़े और राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अपने संपूर्ण राज्यकाल में उसने कभी हार नहीं खाई और उसकी सेनाओं को निरंतर विजय प्राप्त हुई। उसने अहमदाबाद के शासक था और गैर मुस्लिम प्रजा के साथ उसका व्यवहार असहिष्णु। उसकी मृत्यु के बाद 3-4 निर्बल शासक हुए। 1458 ईस्वी में अहमद शाह का एक पौत्र अब्दुल फतेह खान महमूद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात है। कौन? अहमद शाह का पौत्र। क्या नाम था उसका? अब्दुल फतेह खान, जिसको महमूद शाह की उपाधि मिली और किस नाम से विख्यात रहा इतिहास में? महमूद बेगड़ा। कौन? महमूद शाह। यह वीर योद्धा, महान विजेता तथा सफल शासक था। उसने 53 वर्ष तक शासन किया। उसने चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ आदि के क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। भारतीय शासकों में बेगड़ा प्रथम शासक था जिसने विदेशी शक्तियों के बढ़ती सामुद्रिक शक्ति के आसन खतरे को गंभीरता से महसूस किया और तुर्की तथा कालीकट के हिंदू राजा के साथ मिलकर 1507 ईस्वी में चौल बंदरगाह के निकट पुर्तगालियों को पराजित किया। परंतु 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ड्यू के निकट गुजरात और कालीकट की संयुक्त सेना को परास्त कर भारतीय समुद्र पर पुनः अपना दबदबा कायम कर लिया। 1509 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई। एक मुस्लिम इतिहासकार ने उसके बारे में लिखा है कि उसने गुजरात राज्य के प्रताप तथा ऐश्वर्य में वृद्धि की। वह अपने से पहले और बाद के सभी सुल्तानों में श्रेष्ठ था। बेगड़ा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय महमूद खलजी को पुनः मालवा के सिंहासन पर बिठाया। इस संबंध में उसे राणा सांगा से भी संघर्ष करना पड़ा, जिससे में वह परास्त हुआ। अप्रैल 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर और महमूद द्वितीय नामक 2 अयोग्य एवं निर्बल शासक हुए, जिससे गुजरात में अशांति फैल गई और राज्य की शक्ति भी कमज़ोर हो गई। जुलाई 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय का एक अन्य पुत्र बहादुर शाह सुल्तान बना। वह एक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक था और उसने गुजरात को पुनः सबल बनाया और तथा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर हम आते बच्चों मालवा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में